ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम लेक्चर नंबर 2। लास्ट में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हमने पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाल दिया है और उसका एक न्यूमेरिकल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज था आपका KQ/R। ठीक है, तो उसकी वजह से हमने क्या किया था, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया था। उसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना। तो डाइपोल की वजह से हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम याद कर लो कि कहाँ निकाली थी हमने। एक चीज थी हम एक्सियल पॉइंट पे निकाली थी और दूसरा जो था वो हमने इक्वेटोरियल लाइन पर निकाली थी। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमें इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल पॉइंट पर निकालना है, लेकिन यहाँ पर एक तरीका अलग है कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पोटेंशियल निकाल देते हैं जनरल पॉइंट पर। अगर मान लो कि जनरल पॉइंट पर आ गया तो जनरल पॉइंट के इक्वेशन में थोड़ा मॉडिफाई करके हम क्या करेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल पॉइंट पर हम इसकी पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास आपको एक डाइपोल दिख रही होगी, जो चार्ज है आपका -Q और +Q। डाइपोल की कंस्ट्रक्शन आप सबको पता है कि दो अपोजिट चार्जेस होते हैं ना, पॉइंट चार्ज, और उन दोनों को हम अगर मान लो कि 2a डिस्टेंस से सेपरेट कर दे तो वो जो सिस्टम बनती है उसी को कहा जाता है डाइपोल। ठीक है, और डाइपोल का जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे तो डाइपोल का डिस्टेंस हमेशा उसके मिड पॉइंट से मेजर होता है। तो यहाँ पर देखो कि ये -Q और +Q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a। सिस्टम में ये पूरी आपकी डाइपोल है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं रैंडमली ना, जनरल पॉइंट। सबसे पहले हम जो सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, जनरल पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट P ले लिया और ये P पॉइंट का डिस्टेंस -Q से उसका पोजीशन वेक्टर है R1, वैसे ही +Q से उसका डिस्टेंस है R2, और वैसे ही अगर मान लो मिड पॉइंट से मेजर किया जाए तो उसका डिस्टेंस है R। ठीक है, -Q +Q और उसका डिस्टेंस R1 और R2। अब देखिए मान लो कि यहाँ से मिड पॉइंट से अगर P पॉइंट तक अगर मान लो कि कोई एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं इसको भी मान लो कि क्यों मान सकते हैं, क्योंकि ये P पॉइंट अगर दूर है तो ये थीटा, तो ये भी एंगल अप्रोक्सीमेटली थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तो पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल V का फॉर्मूला हम सबको पता है कि Q/R है ना, इसी को हम अप्लाई करेंगे आगे। अब देखो जो V जो है पोटेंशियल, वो आपकी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हम क्या कर देंगे, हम डायरेक्ट उसको ऐड कर देंगे। तो V नेट निकालना है पॉइंट P है ना, P पॉइंट के लिए। तो क्या लिखा जाएगा, V1 + V2। V1 क्या है, -Q की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल, और V2 क्या है, +Q की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल। तो V1 लिखा जाएगा, देखो यहाँ पर KQ और अपन R में आपका Q जो है वो किसके साथ रखना है, साइन के साथ है ना। तो यहाँ पर लिखिए आप K, Q के बदले यहाँ पर क्या है, -Q अपॉन R1 प्लस KQ/R2। ठीक है, अब मान लो कि क्या निकलेगा कॉमन, K बाहर आ गया, इसको मैं आगे लिख देता हूँ 1/R2 माइनस 1/R1। चलिए और आगे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि K बाहर, अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, नीचे आ जाएगा आपका R1 R2, ऊपर आ जाएगा आपका R1 - R2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, R1 - R2 और R1 R2 ये जो इक्वेशन में दिख रहा है ना, उसकी वैल्यू हम रखनी है इसमें फिगर में से। अब R1 - R2 है क्या, तो देखो ध्यान से, ये यहाँ से -Q से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका R1, और +Q से P तक का डिस्टेंस है कितना, R2। तो देखो ध्यान से, ये यहाँ से यहाँ चला और +Q से ये यहाँ से यहाँ चला। अगर मान लो कि मैं यहाँ से ये पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो आप सोचिए ध्यान से कि ये R1, ये यहाँ से यहाँ तक का आपका R2। तो इसमें से अगर मान लो ये निकाल दिया जाए है ना, इतना पॉइंट, मतलब यहाँ से अगर मेजर किया जाए तो ये देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये पॉइंट से लेकर यहाँ तक और ये पॉइंट से लेकर यहाँ तक, दोनों डिस्टेंस कैसे हो रहे हैं, सेम। देखो क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ कर दी। तो ये जो इतना डिस्टेंस बचा वो है क्या हमारे लिए, R1 - R2। ठीक है, तो ये जो हमें डिस्टेंस कितना मिल गया, R1 - R2। ठीक है, अब देखिए ये वाले ट्रायंगल में ये ट्रायंगल पूरा आप समझो ध्यान से, ये थीटा है, ये है आपका 2a। तो थीटा के पास वाली जो वैल्यू होती है, मतलब R1 - R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, चलो मान लो कि डिटेल में लिखते हैं, cos थीटा है ना, ये वाले ट्रायंगल में ना। तो एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट क्या है आपका R1 - R2 डिवाइड बाय हाइपोटेनस आपका कौन सा हो रहा है यहाँ पर, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, तो 2a।
तो यहाँ से R1 माइनस R2 की वैल्यू मुझे निकल आ रही है 2a cos थीटा, ठीक है। तो एक तो ये R1 माइनस R2 की वैल्यू मुझे पता चल गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप समझो R1 और R2 के बारे में ना, तो अगर मान लो कि P पॉइंट बहुत दूर है ना यहाँ से, तो क्या होगा कि R1 R2 और R तीनों क्या मान सकते हैं हम, सेम मान सकते हैं। ये कब मानेंगे, जब P पॉइंट आपका बहुत दूर है। तो हम ऐसे मानेंगे R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। तो यहाँ पर R इंटू आर क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते थे के R1 माइनस R2 की वैल्यू आई 2a cos थीटा, और R1 इंटू R2 आपका हो गया R स्क्वायर। अब आप सबको पता है यहाँ से चार्ज निकालना था, Q कॉमन रह गया है तो के क्यू, यहाँ से बीच में एक रह गया आपका Q। अब 2AQ जो चार्ज है आपका है ना, तो 2AQ चार्ज आपको पता है कि होता क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, उसको P लिखेंगे। 2AQ को हम क्या मान लेते हैं, P। तो KP cos थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर है ना, तो आपका V नेट आ गया। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अब आपका जो आंसर आया वी नेट इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर है ना। उसमें जो कॉस थीटा है वो आपका मतलब पॉइंट कहाँ पर है, उसका एंगल लिखा रहा है, ठीक है। अब मान लो कि ये बीच में मिडिल पॉइंट से जो एंगल बना है थीटा, तो इतनी दूरी पर है। अगर मान लो कि मैं स्पेशल केस में इसको कंसीडर करूँ तो इक्विटोरियल लाइन होगी। इक्विटोरियल लाइन मतलब आप ऐसे मानो यहाँ आपकी डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो इक्विटोरियल लाइन आपकी ये हो गई, ठीक है ना। तो आपका जो एंगल बन जाएगा वो आपका कितना बन जाएगा, 90 डिग्री है ना। तो अभी इस वी नेट में आप लिख दो के पी थीटा की वैल्यू कितनी है, 90, तो cos 90 अपॉन आर स्क्वायर। तो आंसर कितना हो गया, 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। अब निकालना है आपको एट एक्सियल पॉइंट। अब एक्सियल पॉइंट मतलब क्या हुआ कि यहाँ ये लाइन पर है ना, तो यहाँ पर ये एंगल आपका 0 भी हो सकता है और दूसरा आपका 180 हो सकता है, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो v इज इक्वल टू के पी कॉस 0 बाई आर स्क्वायर और v इज इक्वल टू के पी कॉस 180 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। cos 0 1 और cos 180 आपका कितना हो जाएगा, -1। तो अगर जनरल आंसर निकलना है तो v इज इक्वल टू प्लस और माइनस के पी बाई आर स्क्वायर है ना। cos 0 1 यहाँ पर -1, तो ये आपका आंसर कहाँ पर आ गया, एक्सेल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल कितना होता है, 0, और जनरल पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये थियरी एक्चुअल में मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर्ड में कभी कभी पूछी जा सकती है ना, तो ये थियरी आप लिख के एक बार प्रिपेयर कर लेना पूरी तरीके से। अब जो छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस है ना। मान लो कि आपके पास ऐसा कोई पॉइंट P है और सब जगह पर ऐसे चार्ज बिखरा हुआ है, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn तक आप ले जा सकते हैं। अब Qn की जो पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर आपका R1 है, वैसे ही Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, Q3 का R3 R4 R5 ऐसे करके, ठीक है। अब ये जो सारी पोजीशन है, आप जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मान लो P पॉइंट पर आप नेट पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं है ना, तो एक ही चार्ज की वजह से, यहाँ पर हम डाइपोल की वजह से निकल रहे हैं, ये अलग अलग चार्जेस हैं, तो हम क्या करेंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। सबका समीशन कर देना, स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर एडिशन कर देंगे सबका। तो V एट P इज इक्वल टू 1 की वजह से प्लस 2 की वजह से प्लस 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 कब 5 तक है ना। अगर मान लो n होता तो n तक जाते, वैसे ही चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, के Q1 बाई R1 प्लस के Q2 बाई R2 प्लस कहाँ तक जाना है, के Q5 डिवाइड बाई R5, ठीक है ना। तो यहाँ तक जाएंगे हम। चलिए कॉमन निकाल देते हैं। कॉमन क्या निकलेगा, सिर्फ के Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस कहाँ तक जाना है हमें, Q5 बाई R5 तक, ठीक है, यहाँ तक जाएंगे। तो n होता तो n तक। अगर मान लो इसको मुझे जनरल फॉर्म में लिखना है, तो जनरल फॉर्म में अगर मान लो कि n सिस्टम ऑफ चार्जेस की एक पूरी सिस्टम बन जाती है ना, वहाँ पर n नंबर ऑफ चार्जेस रखते हैं है ना। तो यहाँ R1 R2 R3 कहाँ तक जाते हैं हम, Rn तक। तो जनरल लिखना है V एट P है ना, जनरल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, K तो कॉमन है, कॉन्स्टेंट निकल चुका है बाहर आकर, सब में कॉमन आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे समीशन ऑफ Q बाई R, ठीक है ना, ऐसे QI बाई RI, और I की जो आपकी वैल्यू है 1 से वेरी होकर कहाँ तक जाएगी, n तक है ना। तो जैसे पहले 1 रख दो, Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 है ना, कहाँ तक n चार्जेस होता है ना। तो ये आपका बन गया जनरल इक्वेशन, ठीक है।
चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल स्पीयर सेल। ठीक है, स्पीयर ऑलरेडी आपका बुक में नहीं है, अभी फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज में दिया गया है ना। सबसे पहले गॉस लॉ की आप 3 थियरी पढ़े थे, उसमें से एक सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होनी चाहिए क्योंकि वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो टॉपिक आप सबसे पहले एक बार देख लेना कि स्पेरिकल सेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो अंदर कितनी होती है, बाहर कितनी होती है ना। चलो हम वो जब आएगा तब आपको फिर से डिस्कस करेंगे उसके बारे में। देखो यहाँ पर आपके पास एक स्पेरिकल शेल है ये, और यहाँ पर टोटल चार्ज बिखरा हुआ है क्यू, यूनिफॉर्मली बिखरा हुआ है चार्ज। ठीक है ना, तो उसकी जो रेडियस है कैपिटल आर है। अगर मान लो कि मैं एक फर्स्ट केस ले रहा हूँ जिसका पॉइंट पी जो आउटसाइड द स्पेरिकल शेल है। ठीक है, तो हम सबको पता है कि स्पेरिकल शेल में जो आपका चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली कॉन्सेंट्रेटेड होता है। कहाँ पर? सेंटर पर। मान लो कि पूरा चार्ज जैसे क्यू यहाँ पर बिखरा हुआ है, लेकिन अगर यूनिफॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन माना जाए तो वो चार्ज आपका कहाँ पर है? सेंटर पर माना जाता है। ठीक है, और सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल निकालना आता है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना। तो स्पेरिकल शेल है आपकी, क्या करती है, कैसे एक्ट करती है? एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगी, और उसका जो चार्ज है पूरा कंसंट्रेट कहाँ होगा आपका सेंटर के ऊपर है ना। तो सेंटर और मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से आप पोटेंशियल ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जिसका आंसर था के क्यू बाई आर। ठीक है, तो आपका ये पहला आंसर सॉल्व हो गया, के क्यू बाई आर। अब सेकंड केस है आपका आर लेस देन आर है ना। ये थोड़ा मतलब आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट केस है। केस नंबर 2 आर लेस देन आर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए, मान लो कि यहाँ कहीं पर बीच में कोई छोटा सा आर वाला पॉइंट आप मान लो, ये सेकंड केस। ठीक है, तो आप सबको बताएं, जैसे मैंने आपको कहा ना गॉस लॉ की वो एप्लीकेशन आप देख लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेल इज इक्वल टू 0, आप ऑलरेडी उसमें निकाल चुके ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 आई थी। अब जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 आ रही है, तो चलो हम थोड़ा और डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो हमें वर्क डन के बारे में पता था। वर्क क्या होता है आपका? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना। तो फोर्स क्या लिखते थे हम? एफ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो आप समझो कि ई की वैल्यू क्या है यहाँ पर? इनसाइड द स्पेरिकल सेल क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो उसका मतलब आपका वर्क डन क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, तो वर्क डन 0 होने का मतलब अगर पोटेंशियल के साथ वर्क डन का कोई रिलेशन है तो हमें याद है कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है ना, तो वर्क क्या हो जाएगा आपका? पोटेंशियल है, हमें पता है कि पोटेंशियल ऑलवेज किस में होता है? डिफरेंस में। तो डेल्टा V इंटू क्यू। अब यहाँ पर देखो चार्ज 0 नहीं है, तो 0 वर्क डन 0 होने के लिए क्या 0 होना चाहिए? डेल्टा V 0 होना चाहिए। और डेल्टा V 0 मतलब आपका क्या हो रहा है? डिफरेंस 0 हो रहा है। डिफरेंस इज इक्वल टू 0। और डिफरेंस 0 कब होता है? कि जब मान लो कि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब V1 इज इक्वल टू V2 होगा। मतलब सभी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। ठीक है, तो स्पेरिकल शेल के अंदर सभी जगह पर पोटेंशियल आपका कैसा है? सेम है। और उसकी वैल्यू मतलब आप जैसे मान लो कि कॉन्सेंट्रेट कहाँ हुआ है? सेंटर पर। तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर है ना। रेडियस की वजह से मतलब कोई भी पॉइंट पर निकालो, मतलब रेडियस तक, मतलब जितना भी सेंटर से लेकर रेडियस तक फैला हुआ है उतना पोटेंशियली आप सेंटर से लेकर यहाँ तक आप फॉलो करोगे पूरा। ठीक है, अब थर्ड केस आपका के क्यू बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो आर रेडियस है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे मैंने कहा कि पोटेंशियल आपका सेम है, तो उसमें भी कैसा आ जाएगा? के क्यू बाई आर। ठीक है, चलिए, तो जैसे हमने ये समझा कि सेंटर से लेकर रेडियस तक पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है, देखो ध्यान से, उसकी वैल्यू कितनी होती है? के क्यू बाई आर। ठीक है, और जैसे ही आप स्पेरिकल सेल से बाहर जाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? के क्यू बाई आर, स्मॉल आर, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू आपकी चेंज होती जाएगी। लेकिन कांस्टेंट कहाँ तक है? सेंटर से लेकर आपका जैसे स्पेरिकल सेल की रेडियस तक जाओगे वहाँ तक आपकी वैल्यू सेम है। तो हम ग्राफ ट्राई करते हैं बनाने के लिए। तो ग्राफ किसका है? देखो, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का। तो सेंटर, ये डिस्टेंस मतलब 0 मान रहा हूँ, तो मतलब वो कौन सा पार्ट है आपका? सेंटर। तो सेंटर पर उसकी वैल्यू आपको पता है क्या है? के क्यू बाई आर। सेंटर से लेकर रेडियस तक उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। कितनी है? के क्यू बाई आर। ऐसा लिखा जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू या फिर आपकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब जैसे ही आप रेडियस तक पहुंचे, आर इज इक्वल टू आर, तो उसके हिसाब से पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाती है? के क्यू बाई आर, स्मॉल आर। मतलब जैसे ही इसके बाहर निकलोगे तो डिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस आपकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी ना। तो ये ऐसे बना दीजिए, आपकी धीरे धीरे ऐसे कम हो जाएगी। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। ठीक है ना, वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, आपको पता है।
आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।